आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में, यानी कि जो दिल की बीमारी होती है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ख़ास तौर पे इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इन बीमारियों में किस प्रकार की जो मेडिसिन्स है वो चलाई जाती है और वो जो दवाइयाँ हैं कैसे काम करती है आपके शरीर के ऊपर, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको कौन सी दवाइयों को कैसे खाना है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुँच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं तथा हम इसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। हार्ट डिजीज़ के अंदर जो दो फैक्टर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला फैक्टर होता है एंजाइना तथा दूसरा फैक्टर होता है हार्ट अटैक। अब हम लोग आगे समझेंगे कि ये जो हार्ट डिजीज़ की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। हमारा हार्ट 24 आवर पंप करता रहता है, 24 घंटे कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर के कोनों तक ब्लड की सप्लाई होती है, उसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। लेकिन हमारे हार्ट को काम करने के लिए, उसको इस तरीके से 24 घंटे काम करने के लिए उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनके द्वारा हार्ट की जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है ब्लड सप्लाई के द्वारा। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये दो भागों में विभक्त होती है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये जो दोनों आर्टरीज होती है इनके भी दो ब्रांच होती है, राइट वाले की भी 2 ब्रांचेज होती हैं और लेफ्ट वाले की भी 2 ब्रांचेज होती हैं। अब मान लीजिए कि कभी किसी कारण की वजह से आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके दोनों ब्रांचेज के अंदर प्लेग बन जाता है। अब ये प्लेग क्या होता है? प्लेग ये होता है कि जो हमारी आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टरीज की जो नली है जो आपकी जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है, उसके अंदर आप देख रहे हैं फिगर के अंदर कि एक प्लेग बन गया है। ये जो प्लेग होता है वो कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ वैक्सी सब्सटेंस होते हैं तथा कुछ ब्लड के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो मिलके वहाँ पे प्लेग बना लेते हैं। इस प्लेग के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन भी बन जाती है। दोस्तों, ये जो ल्यूमेन के अंदर, ये जो खून की नली के अंदर अगर ये प्लेग 60% तक भी डिपॉजिट हो जाता है तब भी आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका जो डिपोजिशन 70 या 70% से ज़्यादा अगर होने लगता है तो आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये सिम्टम्स क्या है? आमतौर पे 30 से 40% भी अगर आपका जो ऊपर वाला जो रास्ता है वो अगर खुला रहता है तो भी ब्लड की सप्लाई होती है। नॉर्मल तौर पर ऑक्सीजन आपके हार्ट को मिलता रहता है और वो अच्छी तरीके से नॉर्मल वर्क करता है। लेकिन परेशानी कब होती है? जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, आप साइकिलिंग चलाते हैं, आप सीढ़ियों को उतरते हैं, चढ़ते हैं, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, उस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगती है। लेकिन आपकी ये जो ल्यूमेन है वो काफ़ी पतली हो जाती है, ल्यूमेन के अंदर का जो रास्ता है वो काफ़ी पतला हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है हार्ट के द्वारा वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होने लगेगा। इसे मेडिकल कंडीशन में कहते हैं स्टेबल एंजाइना। मतलब कि मरीज जो है, जो पेशेंट है वो नॉर्मल है लेकिन चेस्ट पेन हो रहा है। लेकिन ये चेस्ट पेन तब हो रहा है जब वो कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तब ये उसको चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन मरीज नॉर्मल है। तो ये कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन तब आती है जब आपके ल्यूमेन के अंदर 60% तक जो डिपोजिशन है, प्लेग बना हुआ है, वो किसी कारण से जो उसके ऊपर की मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे स्मोकिंग के कारण, हाई बीपी के कारण, स्ट्रेस के कारण, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है। जब ये रप्चर कर जाती है तो आपका शरीर समझता है कि वहाँ पे इंजरी हुई है, तो ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो जाके वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसे कंपोनेंट के अंदर आपकी प्लेटलेट्स होती है, फाइब्रिन होती है, कुछ कैल्शियम्स होते हैं, वो जाके वहाँ पे डिपॉजिट करने लगते हैं।
तो जिसके कारण क्या होता है कि 60% तो आपकी ल्यूमेन के अंदर आपकी जो खून की नली में रुकावट पहले से रहती है, लेकिन ये सब जो डिपोजिशन ऊपर से होता है उसकी वजह से 40% और डिपोजिशन हो जाता है और वो जो नली है, वो जो आर्टरीज है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह से रुक जाती है। जब आर्टरीज का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है तो आपके जो हार्ट की जो सेल्स होती है उसको ना तो ब्लड सप्लाई मिल पाती है, ना तो उसको ऑक्सीजन मिल पाती है। तो जो हार्ट की सेल्स है, जो माइकार्डियम सेल्स है, वो धीरे धीरे डेड होने लगती है। डेड होने के साथ क्या होगा कि जो आपका हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा, काफ़ी सीवियर पेन होगा। आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको काफ़ी तेज पसीना भी आ सकता है। ये जो पेन होगा वो आपको रेडिएंट करेगा, आपके जास होते हुए, आपके शोल्डर्स होते हुए आपके हाथ तक भी आ सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन दोस्तों ये जो हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आने से पहले एक बार आपको संकेत मिल चुका होता है। जब आप कोई हार्ड वर्क कर रहे थे, जब आप फिजिकल वर्क कर रहे थे, तब जब आपको ये कार्य करते समय जब आपके चेस्ट में पेन होता है, एंजाइना के रूप में आपको एक बार संकेत मिल जाता है। इस एंजाइना को समझते हुए अगर आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिसिन देता, कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताता, जिसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक वाला स्टेज है वो आपके पास नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों हार्ट अटैक के बाद का जो शुरुआती घंटे होते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इस समय अगर आप तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का मेन फोकस होता है कि जो मेम्ब्रेन फटने से, जो वहाँ पे प्लेक और मेम्ब्रेन के फटने से जो ब्लड के कंपोनेंट की वजह से जो पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई है, थ्रोम्बस बन गया है, उसको डिसॉल्व करने का पहला मेन फोकस होता है। तो कई सारे ऐसे इंजेक्शंस आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज आते हैं, कुछ अलग प्रकार के और इंजेक्शन आते हैं, तो तुरंत ही पेशेंट को लगा दिया जाता है तो जो प्लेक है वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है। और जब आपको हार्ट अटैक का पेन होता है और आप तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ पे स्टेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो एंजाइना का पेन क्या होता है और हार्ट अटैक का पेन कैसे होता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब आपके शुरुआत में एंजाइना का पेन होता है, आपके जो आर्टरीज के ल्यूमेन के अंदर जो प्लेक होता है वो बन जाता है, तो उस समय अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको किस प्रकार की ट्रीटमेंट देता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जब आपका प्लेक 70% तक होता है, आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो पतली नली होने के कारण ये ब्लड की सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता है। तो ये जो नली है ब्लड की सप्लाई को करने के लिए इस नली को थोड़ा सा हम डायलेट करते हैं। तो डायलेट करने के लिए जो हम पहली दवा प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट होती है ये शॉर्ट एक्टिंग भी होती है और लॉन्ग एक्टिंग भी होती है। जब तुरंत ही आपको पेन हो रहा होता है तो उस समय आपकी नली को डायलेट करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर आता है सॉर्बिट्रेट। और जो लॉन्ग एक्टिंग जो दवाएं होती हैं जो आपके नली के ल्यूमेन को डायलेट करती रहती है, इसको रोजाना खाना होता है, उसे कहते हैं नाइट्रोकॉन्टिन के नाम से आती है, एनजीस्पान के नाम से आती है। ये जो लॉन्ग एक्टिंग की नाइट्रेट वाली दवाएं होती है ये आपको रोज खानी है। ये आपकी जो नली है उसको चौड़ा रखती है और ब्लड की सप्लाई आसानी से होती रहती है। जो दूसरी दवाइयां हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका अंदर आता है एम्लोडिपिन आता है, निफेडिपिन आता है, क्लिनिडिपिन आती है। इन सब प्रकार की दवाएं इस ग्रुप के अंदर आती हैं। इन दवाइयों को काम होता है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है तथा आपकी जो खून की नली है उसको भी डायलेट करती है। ब्लड सप्लाई को सही तरीके से वर्क करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो आपके हार्ट का जो रेट है, जो पंपिंग का जो रेट है उसको हम स्लो कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। जब आपका हार्ट रेट, आपकी जो पंपिंग है वो कम हो जाएगी तो आपकी जो ब्लड का जो डिमांड होता है, जो ब्लड सप्लाई की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हार्ट रेट कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर जो दवाइयाँ होती हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बीटा ब्लॉकर के अंदर मेटोप्रोलाल होता है, एटेनोलॉल होता है, कार्बिडोलॉल होता है तथा बिसोप्रोलाल होता है। इन सब प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं वो बीटा ब्लॉकर के अंदर आती है। ये क्या करती है, आपके जो हार्ट का जो रेट है, जो पंपिंग का रेट है उसको थोड़ा स्लो कर देती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को ये जो बीटा ब्लॉकर है वो प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। जिसे ब्रोंकियल अस्थमा होता है उनमें ये जो बीटा ब्लॉकर होती है इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपके ल्यूमेन के अंदर, खून की नली के अंदर, आर्टरीज का जो इनर सरफेस है उसके अंदर ये जो प्लेक बना है, प्लेक के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो कभी भी फट सकती है, लेकिन कब फटेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये रप्चर करेगी, जब ये फटेगी तो उसके साथ आपके जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, फाइब्रिन होते हैं, कैल्शियम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो जाके वहाँ पे डिपोजिशन करने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन हम आने ही नहीं देते। जो भी वहाँ पे थ्रोम्बोस बनेगा उसको हम बनने ही नहीं देते। इसलिए हम एंटी प्लेटलेट दवाओं का प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो एंटी प्लेटलेट दवाएँ होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी ब्लड के अंदर जो भी जमने वाले फैक्टर होते हैं उसको डिसॉल्व कर देती है। जैसे कि ये जो दवाएं होती हैं वो एस्प्रिन होती हैं जिसे हम कहते हैं, तथा क्लोपिड होती है, टाइकाग्लेयर होती है। ये सब जो दवाएं होती है ये एंटी प्लेटलेट होती है। दोस्तों ये जो प्लेक बनता है वो बना कैसे,
प्लेग बनने के पीछे जो कारण होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, और ब्लड के अंदर जो वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होती है, उनकी वजह से ये प्लेग का निर्माण होता है। तो हम इन प्लेग को बनने ही नहीं देते, इनको बनने से रोकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अटोरोस्टेटिन नामक टैबलेट्स होती है, रोसुवास्टेटिन होती है तथा फेनोफाइब्रेट नाम की जो टैबलेट्स होती है इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन आपके ब्लड के अंदर कम होने लगता है। दोस्तों, जो अगली दवाई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो ये होती है कि प्लेग बनने के बाद जिस भी मात्रा में आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है, ये दवा क्या करती है कि हार्ट को एक सिचुएशन देती है कि आपको जितना भी ब्लड मिल रहा है आप उसी ब्लड के अंदर, उसी ऑक्सीजन के अंदर अपना काम चलाइए। तो दोस्तों, जब आपके हार्ट को कम ब्लड के अंदर, कम ब्लड सप्लाई के अंदर, कम ऑक्सीजन के अंदर काम करने की आदत पड़ जाती है तो आपको चेस्ट पेन नहीं होगा। तो ये जो दवाएं होती हैं वो होती है ट्राइमेटाजिडिन, रेनोलोजिन। ये जो दोनों दवाएं होती हैं ये एडिशनल दवाइयां होती हैं। जब इन सब चीज़ों की वजह से आपको चेस्ट पेन में अंतर नहीं हो रहा होता है तो इन दवाइयों को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में आपको एंजाइना पेन होता है, और जब एंजाइना पेन को आप नज़रअंदाज करते हैं और वो जो कंडीशन होती है ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो जाके आपको हार्ट अटैक का पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन को आने से पहले ही आपको रोकना है। जब आपको एंजाइना का पेन हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है और उनकी सलाह से आप एक्सरसाइज चालू करिए, ट्रीटमेंट चालू करिए, जिसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक वाली जो स्थिति है वो आपके सामने नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो कि आपकी जो हार्ट की बीमारी है, जो आपकी दिल की बीमारी है, जो डिजीज़ है वो किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से उसको संकेत को समझना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने में अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे जिन भी लोगों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे वो इन सिम्टम्स को समझकर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने जान को बचा सकता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।